हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। अभी हम अध्ययन कर रहे थे ऊर्जा विकिरण और उसके ऊर्जा वितरण वक्र के बारे में। ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम वीन और उसके पश्चात रेले और जेन्स विकिरण नियम के द्वारा की गई। परंतु इन दोनों नियमों की सहायता से ऊर्जा वितरण वक्र के संपूर्ण भाग की व्याख्या करना संभव नहीं था। तो इसके पश्चात प्लांक विकिरण नियम के आधार पर इसके संपूर्ण ऊर्जा विकिरण वक्र की व्याख्या की गई, जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांक के विकिरण नियम का उपयोग करते हुए वीन्स रेडिएशन लॉ, रेले-जेन्स रेडिएशन लॉ को व्युत्पन्न कीजिए या स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। इसका हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले प्लांक्स रेडिएशन लॉ की सहायता से वीन के विस्थापन नियम को व्युत्पन्न किया जाएगा। तो वीन का विस्थापन नियम जो है वह लघु तरंगदैर्ध्य परास को एक्सप्लेन करने में सफल रहा। तो हम यहाँ पे कंडीशन का उपयोग करेंगे hc/kT का जो मान है, यदि वह लैम्डा की तुलना में बहुत ज़्यादा है या लैम्डा का मान इस कांस्टेंट की तुलना में बहुत कम है, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म hc/λ/kT का मान जो है वह 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसका उपयोग हम अपने फॉर्मूले में कर दें तो हमारे पास जो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बचेगा वो आएगा 8 पाई hc/λ की पावर 5 1 अपॉन e की पावर hc/λ/kT प्लस डी लैम्डा। अगर यहाँ पर हम इस कांस्टेंट को कैपिटल ए से रिप्लेस कर दें, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म को यदि ऊपर लेके जाएं तो माइनस टर्म आएगा, माइनस hc/λ/kT। लैम्डा और टी वेरिएबल है, उसके अलावा बाकी सारे टर्म को हम स्मॉल ए से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ऊर्जा घनत्व का जो मान आता है वो आएगा कैपिटल A/λ की पावर 5 e की पावर माइनस A/λ/T डी लैम्डा। यह जो इक्वेशन है वह वीन्स रेडिएशन लॉ कहलाता है, जो लघु तरंगदैर्ध्य परास में ऊर्जा वितरण वक्र को एक्सप्लेन करता है। अर्थात जो प्लांक का रेडिएशन लॉ था वह लघु तरंगदैर्ध्य परास में वीन विकिरण नियम के समान होता है। अब हम देखेंगे रेले-जेन्स का नियम। रेले-जेन्स का नियम जो है वह दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास के लिए काम करता है। तो दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास के लिए कंडीशन ले ली, hc/λ/kT का मान क्या है, लैम्डा की तुलना में बहुत कम है। तो उस केस में एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल hc/λ/kT एक्सपेंड करो और उनकी हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दो, तो टर्म बचेगी 1 प्लस hc/λ/kT। इसका उपयोग हम प्लांक्स रेडिएशन लॉ में कर दें तो हमारे पास ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू जो बची वो आ गई लैम्डा 8 पाई hc/λ की पावर 5 लैम्डा kT अपॉन hc डी लैम्डा। लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई kT अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। यह रेले-जेन्स का नियम है। अर्थात दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में प्लांक का जो रेडिएशन लॉ है वह रेले-जेन्स के विकिरण नियम के तुल्य होता है, उसके
अनुसार होता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। प्लैंक का जो विकिरण नियम है उसके सूत्र का उपयोग करना है। संपाती कोटर के अंदर कुल ऊर्जा घनत्व जो है, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है वो कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात करेंगे। कुल ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट U लैम्डा डी लैम्डा। तो U लैम्डा डी लैम्डा का जो मान है उसका उपयोग कर दें तो वैल्यू आती है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। 8 पाई एच सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। और ये जो 8 एच सी अपॉन लैम्डा के टी है इसको वेरिएबल डिफाइन कर दिया x, ताकि समाकलन करना इजी रहे। तो हमने नया वेरिएबल मान लिया। तो डी लैम्डा को भी रिप्लेस करना होगा, तो इसका अवकलन कर दिया दोनों साइड अवकलन करने के पश्चात हमारे पास बचा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के टी डी लैम्डा इक्वल टू डी एक्स। तो इससे हमने डी लैम्डा का मान ज्ञात कर लिया। डी लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, माइनस एच सी अपॉन के टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। रिप्लेस करने के पश्चात लैम्डा को हमने x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो ये लैम्डा का इक्वेशन था वो x की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन का फॉर्म बचेगा ये u इक्वल टू 8 पाई एच सी इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, वैल्यू आएगी माइनस एच सी अपॉन के टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी अपॉन एक्स के टी की पावर 5 ब्रैकेट में e की पावर x -1। सारी कांस्टेंट टर्म को बाहर लेने के पश्चात हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म बचेगा 8 पाई k की पावर 4 t की पावर 4 अपॉन h क्यूब c क्यूब। इंटीग्रेशन में टर्म बचेगी हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x क्यूब dx अपॉन e की पावर x -1। यह एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका मान क्या होता है, लैम पाई की पावर 4 अपॉन 15। इसका उपयोग यहाँ पे कर ले, इसका मान रख दिया तो हमारे पास u का मान क्या आ गया, 8 पाई k की पावर 4 t की पावर 4 h क्यूब c क्यूब पाई की पावर 4 अपॉन 15। यहाँ पे वेरिएबल टर्म केवल एक है t की पावर 4, इसको अलग रख दिया, बाकी सारे टर्म्स को कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लिया। तो हमारे पास u की जो वैल्यू है वो आ गई 8 पाई की पावर 4 पाई की पावर 5 k की पावर 4 अपॉन 15 h क्यूब c क्यूब इंटू टी की पावर 4। ये कांस्टेंट टर्म जो है वो एक साथ रखा हुआ है। अब यदि समतापी कोटर से एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा है जिसको हम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं U, उसका मान क्या होता है CU अपॉन 4 होता है। तो U का वैल्यू हमारे पास में है, वैल्यूज रख दिया तो ये आ गया 12 अपॉन 15 यानी 2/15 पाई की पावर 5 k की पावर 4 अपॉन h क्यूब c स्क्वायर इंटू t की पावर 4। सारे कांस्टेंट टर्म्स जो है उसको हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर दें तो यह क्या, इससे रिलेशन क्या आता है, E जो है स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यही हमारा क्या है, E इक्वल टू टी की पावर 4। यह स्टीफन बोल्ट्जमान नियम है और इससे स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 प्राप्त होती है। तो ये था स्टीफन बोल्ट्जमान नियम जो हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से प्राप्त किया है। धन्यवाद, थैंक यू।